Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. My dear students, how are you? I hope you are doing very well and you are preparing for your exam. Okay, now further we will discuss the John Keats. John Keats poem. This is the famous poem of John Keats or To a Nightingale. इस बात को आप मान के चलिए सभी स्टूडेंट्स की आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे तो आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आए या फिर हो सकता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 375 मार्क्स 375 वर्ड्स का ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा अपने एग्ज़ाम में। ओके, तो ये पोयम, इसके हमारे पोएट और प्लस का क्रिटिकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए जल्दी से देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस नई पोयम को। और इसकी स्टडी करते हुए मैं जो हेडिंग्स आपको बताऊंगी उन हेडिंग्स को मेंशन करते हुए अगर आप अपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर अचीव करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारी इस फ्री सर्विस का फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छा कर सकें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द क्रिटिकल एनालिसिस समरी एंड थीम ऑफ जॉन केट्स और टू ए नाइटिंगेल पोएम। आपको एक्सप्लेन करना है क्रिटिकल एनालिसिस। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर एक ही आंसर से फुलफिल हो रही हो तो फिर उससे अच्छा आंसर कोई नहीं होता है, ये चीज़ आप भी समझ सकते हैं। अगर क्रिटिकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो भी आप इसी तरह से आंसर नोट डाउन करिएगा, समरी पूछी जाए या थीम पूछी जाए तब भी आप इसी तरह से अपने आंसर को नोट डाउन करेंगे तो वाकई आप एक बहुत अच्छे मार्क्स को गेन करेंगे। ओके, जॉन किट्स और टू ए नाइटिंगेल पोएम। आपसे पूछा जा रहा है क्रिटिकल एनालिसिस दीजिए, समरी दीजिए या थीम दीजिए। और टू ए नाइटिंगेल जैसा कि आप देख रहे हैं हम एक बुलबुल की बात कर रहे हैं, जॉन किट्स की है। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इस हमारी वीडियो में देखने को मिलेगा कि आपको कैसे नोट डाउन करना है। हम यहाँ पर आपको सिर्फ समझाते नहीं हैं कि हम किस पोएम को, किस ड्रामे को, किस नॉवेल को आपके साथ में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बल्कि हम उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखने का तरीका भी सिखाते हैं। आंसर है और टू ए नाइटिंगेल बाय जॉन किट्स। सबसे पहले हेडिंग आप इस तरह से मेंशन करिएगा। ओके, फिर है आपका इंट्रोडक्शन। ये मैंने हमेशा कहा है जब भी एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो इंट्रोडक्शन जरूर मेंशन करें, ये आपके आंसर को बहुत अच्छा और इम्पैक्टफुल बनाता है। इंट्रोडक्शन में आ जाता है और टू ए नाइटिंगेल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑड्स रिटन बाय जॉन किट्स इन 1819 इन दिस पोएम। और टू ए नाइटिंगेल एक बहुत ही ग्रेटेस्ट ऑड्स है। अब ऑड्स क्या होते हैं? ऑड्स होते हैं वो ऐसी पोएम्स जिनमें हम किसी को संबोधित करते हुए अपनी बात कहते हैं। ऑड का मतलब ही होता है संबोधन, ठीक है। यानी हम इसमें किसको संबोधित कर रहे हैं? नाइटिंगेल को कर रहे हैं, बुलबुल को संबोधित कर रहे हैं। ए अरे ए बुलबुल, समझ में आया? इस तरीके से तो जब हम किसी को संबोधित कहते हैं नहीं अरे ए सुनो, यानी किसी को संबोधित तो कर रहे हैं ना, इसी तरह इसमें नाइटिंगेल को संबोधित किया जा रहा है तो इंग्लिश में इसी को ऑड कहा जाता है। इसको लिखने वाले हैं जॉन किट्स, 1819 में उन्होंने इसको लिखा था। इन दिस पोएम किट्स एक्सप्रेसेस हिज डीप फीलिंग्स अबाउट लाइफ, डेथ, ब्यूटी, इमेजिनेशन एंड द कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन सफरिंग एंड द हैप्पीनेस ऑफ द नाइटिंगेल। कीट्स ने अपनी इस पोएम में पूरी तरीके से अपनी जो एक्सप्रेस की है, यानी कि जो उन्होंने अपनी भावनाओं को दिखाया वो बहुत ही डीप फीलिंग्स थी। लाइफ के बारे में, मृत्यु के बारे में, सुंदरता के बारे में, कल्पनाओं के बारे में, और दूसरी तरफ उन्होंने दिखाया कि जो इंसान है वो दुखों में हमेशा डूबा रहता है जबकि जो एक बुलबुल है वो हमेशा खुश रहती है। दूसरी तरफ उन्होंने क्या दिखाया? कंट्रास्ट, ह्यूमन सफरिंग और हमारी नाइटिंगेल हैप्पीनेस को दिखाया, ठीक है। यानी कि जो हमारी बुलबुल है वो हमेशा खुश रहती है और जबकि जो हमारा कीट है वो पूरी तरह डीप फीलिंग्स में है, लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डेथ को लेकर के, ब्यूटी को, इमेजिनेशन को, इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ह्यूमन हमेशा सफरिंग में रहता है, नाइटिंगेल हमेशा हैप्पी रहती है। द पोएम बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज एंड रिफ्लेक्ट्स किड्स लव फॉर नेचर। अब ये पोएम पूरी तरह बिलोंग करती है, अब आपको देखना होगा कि किस एज को बिलोंग कर रही है, तो ये पोएम बिलोंग करती है रोमांटिक एज में लिखी गई एंड रिफ्लेक्ट्स किड्स लव फॉर नेचर एंड आर्ट। इसने पूरी तरीके से किड्स के, अगर हम देखें तो इसने क्या किया, किड्स को रिफ्लेक्ट किया, उसके प्यार को नेचर के प्रति और आर्ट के प्रति। तो किड्स का प्यार जो नेचर के प्रति, आर्ट के प्रति था, उसे हमें देखने को मिला किसमें? और टू ए नाइटिंगेल में। जिस तरह से किड्स ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है इस पोएम के थ्रू, ठीक है। देख सकते हैं आप बुलबुल कितनी प्यारी लग रही है पूरी पिक्चर में। ओके, नेक्स्ट समरी ऑफ द पोएम। अब हम बात कर लेते हैं समरी की, यानी हमारी जो समरी है पोएम की वो क्या है।
नेक्स्ट हेडिंग आप इसी को डालिएगा। समरी अगर नहीं डाल रहे हैं, समरी नहीं आई है, तो बस इसी की जगह पे आप क्रिटिकल एनालिसिस लिख दीजिएगा, ठीक है? तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर अपना बना लेंगे अगर आप इस तरह से करते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस आए तो हेडिंग आपको क्रिटिकल एनालिसिस डालनी है, समरी आए तो समरी लिखना है, ओके? द पोएट हियर्स द स्वीट सॉन्ग ऑफ ए नाइटिंगेल एंड फील्स ओवरवेल्म्ड। पोएट सुनता है एक बहुत ही प्यारा मधुर गीत नाइटिंगेल की आवाज़ में, यानी नाइटिंगेल की जो एक बहुत ही प्यारा मधुर गीत था, वो पोएट को सुनाई देता है और उसे फ़ील होता है जैसे कि वो किसी नशे में जा रहा है। ही इज़ फिल्ड विद बोथ जॉय एंड सैडनेस। वो भर जाता है पूरी तरह, दोनों तरह से। पहली बात, वो बहुत खुश होता है उसके गीत को सुनकर, और दूसरी तरफ वो बहुत दुखी भी होता है। द ब्यूटीफुल सॉन्ग मेक्स हिम फॉरगेट द पेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक तरफ तो उसका वो सुंदर गीत उसे भुला देता है इंसानी जीवन के सभी दुखों को। एक तरफ तो मानव होने के जितने भी दुख थे उन सबको भुला देता है ये गीत सुनते ही, सच एज डिजीज, ओल्ड एज, सफरिंग एंड डेथ। और दूसरी तरफ जैसा कि वो बीमारी से जूझता है, एक मनुष्य बुढ़ापे की उम्र से गुजरता है, दुख से गुजरता है, मृत्यु से गुजरता है। तो क्या हुआ कि ये सारे दुखों से किसने उसको भुला दिया? नाइटिंगेल के सॉन्ग ने उसे सारे दुख भुला दिए। तो उन दुखों में क्या-क्या था? ह्यूमन लाइफ के दुख में था बीमारी थी, बुढ़ापा था, सफरिंग थी, कष्ट थे और डेथ थी, यानी कि मृत्यु का दुख था। He wishes to escape from the real world and join the bird in its world of happiness. उसकी ऐसी इच्छा है कि काश वो इस रियल वर्ल्ड से, मतलब अपनी जान छुड़ा ले, इस रियल वर्ल्ड से वो यहाँ से चला जाए, उससे बच करके वो अपने उस वर्ल्ड की संसार में ही क्यों नहीं चला जाता जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ हैं। ऐसा कौन सोचता है? कीट सोच रहा है। तो कीट की ऐसी इच्छा है कि वो इस रियल वर्ल्ड से, एस्केप कहते हैं बचने को, यानी वो इस रियल वर्ल्ड से बच करके उस वर्ल्ड की दुनिया को ज्वाइन क्यों नहीं कर सकता? वो उसकी दुनिया में चला जाए जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। At first, the poet thinks of escaping through wine, but later he chooses imagination and poetry as the means of escape. पहले पॉइंट को लगता है और वो ऐसा सोचता भी है कि इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो शराब पी ले। लेकिन बाद में वो शराब को ना चुन करके वो चुनता है अपनी कल्पनाओं को, अपनी पोएट्री को। इस रियल वर्ल्ड से बचने के लिए फिर वो अपनी पोएट्री और अपनी इमेजिनेशन को चुनता है, ना कि वो शराब को, जिसके माध्यम से वो इस रियल वर्ल्ड से दूर जा सकता था। थ्रू इमेजिनेशन ही मेंटली फ्लाइज इनटू द फॉरेस्ट वेयर द नाइटिंगेल सिंग्स। वो अपनी कल्पनाओं में मेंटली पहुंच जाता है उड़ते हुए उसी जंगल में जहां पर वो नाइटिंगेल गाना गा रही है। अब सोचिए किड्स की अपनी खुद की थॉट प्रोसेस क्या चल रहे हैं। मतलब कीट ने इमेजिनेशन को चुना, कीट ने वहां उड़कर जाने के बारे में सोचा, सोचा मतलब इमेजिन किया उसने ऐसा, और वो उसी जंगल में पहुंचने की कोशिश की उसने जहां पर वो नाइटिंगेल गाना गाती है। द एटमॉस्फेयर इज डार्क, और उसको लगा कि यहाँ का वातावरण तो बहुत अंधकार है, यानी बहुत ही अंधेरा था। पीसफुल है मगर शांति है, एंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। अब उसको लगा कि अरे कितनी नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर है, जो हमारी बर्ड्स की दुनिया है। तो बर्ड्स की दुनिया में जाने के बाद उसको क्या फील हुआ? उसे एटमॉस्फेयर में डार्कनेस फील हुई, पीस फील हुआ, और साथ ही नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ वो वर्ल्ड उसको फील हुआ। एज द पॉइट लिसनिंग टू द बर्ड ही थिंक्स अबाउट डेथ। जैसे ही पॉइट ने उस बर्ड के आवाज़ को सुना, उस बर्ड की गाने को सुना, तो उसने सोचा मृत्यु के बारे में। ही फेल्ट दैट डाइंग व्हाइल हियरिंग सच ब्यूटीफुल म्यूजिक वुड बी पीसफुल। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो उसके गाने को सुनते सुनते बिल्कुल उसकी सुंदरता के साथ मर जाएगा, और शायद वो इतना सुंदर म्यूजिक था जिससे उसे इतनी शांति मिल रही थी जैसे मरने के बाद शांति मिलती है। तो यहाँ पर कीट्स का जो फीलिंग थी वो क्या है? किड्स ऐसा महसूस करता है कि जैसे वो ये गाना सुनते-सुनते मरणावस्था में पहुँच गया है। साथ ही उसे उसका जो म्यूज़िक है, जो मतलब हमारी जो नाइटिंगेल जो सिंग यानी कि गाना गा रही है, अब वहाँ पे देखिए कोई बाजे तो बज नहीं रहे थे, आप इस तरह से समझ सकते हैं। वो जो हमारी बुलबुल गाना गा रही है, उस नाइटिंगेल का जो ब्यूटीफुल सॉन्ग है, उसी के अंदर से उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत सुंदर म्यूज़िक उसके कानों में आ रहा है, जो उसे सुनाई दे रहा है, जिससे उसे शांति मिल रही है। However, he realizes that the nightingale is immortal because its song has been heard for centuries by many people. यहाँ उसे ये भी महसूस होता है कि देखो नाइटिंगेल कितनी अमर है, जो बरसों से गाने गा रही है, और न जाने कितने दशकों से कितने बहुत से लोगों ने इसके गाने सुने होंगे। While human life is temporary, जबकि मनुष्य का जीवन टेम्परेरी है, अस्थायी है, यानी वो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन नाइटिंगेल का सॉन्ग तो बरसों बरसों से चला आ रहा है, बहुत से लोग इसको सुनते होंगे। तो ये सॉन्ग और ये नाइटिंगेल कितनी अमर है, ये चीज़ यहाँ पर किड्स को रियलाइज होती है। फाइनली द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल स्लोली फेड्स अवे।
अंत में उस नाइटिंगेल का गाना धीरे-धीरे थोड़ा ऐसा लगता है जैसे वो दूर जा रही है, फेड्स होने लग जाता है। द पॉइंट रिटर्न्स टू रियलिटी एंड फील्स कन्फ्यूज्ड। अब पॉइंट अपने रियल वर्ल्ड में वापस आता है। अभी तो इमेजिनेशन में कहाँ चला गया था? बर्ड्स के संसार में चला गया था, बर्ड्स के वर्ल्ड में, जहाँ पर उसको एटमॉस्फेयर डार्क मिला था, ठीक है ना? जहाँ पर वो ब्यूटीफुल म्यूज़िक मिला था उसको, पीसफुल एक एनवायरनमेंट मिला था। तो अब पॉइंट को क्या हुआ, क्योंकि उसका गाना अब मद्धम पड़ने लगा, अब शायद बर्ड्स वहाँ से उड़ कर के दूर चली गई। अब पॉइंट को जब वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न फ़ील होता है। ही वंडर्स वेदर हिज एक्सपीरियंस वाज़ रियल और ओनली अ ड्रीम। वह आश्चर्यचकित रह जाता है कि वाक़ई वो रियल वर्ल्ड में है या फिर अभी भी सपने में है। तो वो ये महसूस नहीं कर पाता इस अंतर को और इस अनुभव को कि क्या वो अब वास्तविक संसार में आ चुका है या अभी भी सिर्फ़ एक सपने में ही है। आप देख सकते हैं बर्ड्स की जो वर्ल्ड है, यानी कि जो हमारे पंछियों का संसार है, वो कैसा है। थीम ऑफ द पोएम, पोएम की थीम क्या है? एस्केप फ्रॉम रियलिटी, पहली तो यही है कि वास्तविकता से बचने का साधन। कीट्स शोज द ह्यूमन डिजायर टू एस्केप फ्रॉम पेन, सोरो एंड द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। कीट्स ये दिखाते हैं कि ह्यूमन की हमेशा से इच्छा रही कि वो बच जाए इस सांसारिक दुख से, यहाँ के दर्द से और साथ ही जीवन की कठिनाइयों से। तो किड्स ये दिखाते हैं कि ह्यूमन की डिज़ायर हमेशा रही है कि वो पेन से बच सकें, सौरों दुख से बच सकें या फिर अपने जीवन की डिफ़िकल्टीज़ से बच सकें। नेचर एंड ब्यूटी नंबर 2 हेडिंग आप डाल देंगे। द नाइटिंगेल रिप्रेजेंट एटर्नल ब्यूटी एंड द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नाइटिंगेल ने रिप्रेजेंट किया है उस आंतरिक सुंदरता को जिससे हमारी जो नेचर है उसे शक्ति मिलती है और नेचर की पावर हील होती है। तो नेचर एंड ब्यूटी का समावेश है इस पोएम के अंदर। तो नेचर एंड ब्यूटी मतलब नेचर है, सुंदर प्रकृति है और सुंदरता है। नाइटिंगेल जिस तरह से रिप्रेजेंट करती है आंतरिक ब्यूटी को और नेचर की पावर को हील करते हुए दिखाई देती है। नंबर थर्ड, मॉर्टेलिटी एंड इमॉर्टेलिटी, यानी अमर मतलब जो है आप देख सकते हैं मॉर्टेलिटी एंड इमॉर्टेलिटी। ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट, ये तो हमें पता है कि मनुष्य का जीवन बहुत छोटा होता है, दुखों से भरा है, फुल ऑफ सफरिंग। बट आर्ट एंड नेचर सीम इमॉर्टल, लेकिन कला और प्रकृति ये अमर हैं। ये ऐसा प्रतीत होते हैं, ये अमर दिखते हैं, और बाकी ये अमर होते हैं तो ये मॉर्टल हैं। अमॉर्टलिटी का मतलब होता है नश्वर। तो ह्यूमन लाइफ कैसी है? नश्वर है। ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट एंड फुल ऑफ सफरिंग बट आर्ट एंड नेचर सीम इमॉर्टल, लेकिन आर्ट और नेचर हमेशा अमर रहते हैं। नंबर 4, इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी। The poem highlights the power of imagination to transport a person beyond the real world. ये पोएम हाईलाइट करती है इमेजिनेशन की पावर को, ट्रांसपोर्ट करते हुए दिखाई देती है कि किस तरह एक मनुष्य रियल वर्ल्ड के ऊपर जाकर के सोचता है, उसकी कल्पनाएं उसे कहाँ ले जाती हैं। दाव द एस्केप इज टेम्पररी, वो बच तो सकता है इस संसार से लेकिन स्थायी रूप से नहीं। टेम्पररी यानी अस्थायी रूप से वो इस संसार से बच सकता है जब अगर उसकी इमेजिनेशन उसको रियल वर्ल्ड से बचा करके कहीं दूर ले जाना चाहें तो ले जा तो सकती हैं, लेकिन बहुत कम समय के लिए, हमेशा के लिए इंसान नहीं बच सकता। तो इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी में यही फ़र्क होता है। रियलिटी हमेशा हमारे साथ चलती है, कल्पनाएँ थोड़े समय के लिए होती हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट, कंक्लूज़न। ओके, ये आपकी लास्ट हेडिंग है इस क्वेश्चन की, कंक्लूज़न। अब आप जल्दी से हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर के बताइए कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है, साथ ही आपको ना ये और टू ए नाइटिंगेल पोएम समझ आई कि नहीं आई, और फिर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं अब कंक्लूजन वाली हेडिंग। और टू ए नाइटिंगेल इज अ डीपली इमोशनल फिलोसफिकल पोएम। और टू ए नाइटिंगेल एक बहुत ही गहरी और इमोशनल फिलोसफिकल पोएम है, यानी ये एक दर्शन शास्त्र को दिखाती है। थ्रो द नाइटिंगेल सॉन्ग्स, Keats explores beauty, imagination, death, and the temporary nature of human life. नाइटिंगेल के इस गीत के माध्यम से कीट्स ने ब्यूटी को एक्सप्लोर किया, इमेजिनेशन को एक्सप्लोर किया, डेथ को किया और टेम्पररी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ को किया। यानी ह्यूमन लाइफ का जो टेम्पररी नेचर है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इमेजिनेशन में जाना, कभी रियल वर्ल्ड में आना, ये सब क्या है? टेम्पररी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ है। तो कीट्स ने यहाँ पर पूरी तरह से अपनी इस पोएम के माध्यम से एक्सप्लोर किया है उस सुंदरता को, इमेजिनेशन को, डेथ को और साथ ही ह्यूमन लाइफ की टेम्पररी नेचर को। द पोएम रिमेन्स ए मास्टरपीस ऑफ रोमांटिक पोएट्री। ये पोएम पूरी तरीके से एक मास्टरपीस साबित हुई थी उस समय पर रोमांटिक पोएट्री में, बिकॉज ऑफ इट्स रिच इमेजरी एंड यूनिवर्सल थीम्स। क्योंकि इसकी जो अपनी खुद की अगर हम देखें तो थीम कैसी थी? यूनिवर्सल थी। हर इंसान इसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ वाकई इंसान की नेचर ऐसी होती है। कभी वो रियल वर्ल्ड में रहना पसंद करता है, कभी वो कल्पनाओं की दुनिया में रहना पसंद करता है, लेकिन कल्पनाओं की दुनिया बहुत छोटी होती है और रियल वर्ल्ड की दुनिया हमेशा हमारे साथ चलती है।
तो इसमें पूरी तरीके से कल्पनाओं को बहुत ही बढ़ा-चढ़ा करके दिखाया गया। रिच इमेजरी यानी कम जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है, साथ ही यूनिवर्सल थीम है इसमें। इसलिए इस पोएम को एक मास्टरपीस के तौर पर याद किया जाता रहा है हमेशा से कि जॉन कीट्स ने एक बहुत ही अच्छी और फेमस पोएम लिखी थी जिसका नाम है ऑड टू ए नाइटिंगेल। अंडरस्टूड? उम्मीद करती हूँ आपको एक-एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह अच्छी-अच्छी वीडियो बनाएँ और आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन से इसी टाइप से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चलें, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर के बताइएगा। ओके? चलिए, अब ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए आपको कह देते हैं ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, एक अच्छी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।